हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हमने आपको ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा चुका हूँ पूरा, और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन आपका चल रहा है। अपवर्तन में हमने पिछला एक वीडियो अपवर्तन का केवल अपलोड किया है, और जिसमें हमने आपको बताया है कि अपवर्तन को हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, उसका रीज़न क्या है हमें पढ़ने का, और अपवर्तन क्या है ये पढ़ते हैं, और अपवर्तन के कारण क्या है ये भी पढ़ते हैं, यानी किस कारण अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के नियम को भी पढ़ते हैं पिछले वीडियो में हम, और उसमें देखते हैं अपवर्तनांक और अपवर्तनांक के बारे में, और प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी देखते हैं। ठीक है, इतने टॉपिक्स हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपवर्तनांकों के बीच संबंध, ठीक है, और उसके बाद उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ही ये बताएंगे कि अपवर्तनांकों के बीच संबंध जो चलता है वो उसकी मदद से ये बताया जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मतलब अपवर्तन से जो होने वाली कुछ घटनाएं जो दैनिक जीवन में है वो भी देखेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता, ठीक है, ये भी देखेंगे। ठीक, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध यानी रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ठीक है। देखिए, अपवर्तनांक के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, ये दो माध्यम हम ले लेते हैं। एक माध्यम हम लेते हैं माध्यम 1 और दूसरा हमारा माध्यम 2। ठीक है, माध्यम 1 जो है वो हमारा विरल है, ठीक है, और माध्यम 2 जो हमारा है सघन है। अब यहाँ से कोई प्रकाश आपतित होती है, इस बिंदु पर हमने ये अभिलंब ड्रा कर दिया, खींच दिया। ठीक है, तो ये आई कोण पर आपतित होती है, और इधर से ये आर कोण पर अपवर्तित हो जाती है। ठीक, आर कोण पर अपवर्तित हो जाती है। आई कोण पर आपतित होती है और आर कोण पर अपवर्तित हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम स्नेल का नियम लगाते हैं तो क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि आपतित कोण का साइन बटे अपवर्तन कोण का साइन बराबर एक नियतांक होता है। यानी हम यहाँ पे लिखें स्नेल के नियम से, अगर हम स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल के नियम से, ठीक है, तो साइन आई यहाँ पे अपवर्तन कोण आपतित कोण हो गया, और ये हो जाएगा साइन आर अपवर्तन कोण। ये क्या हो जाएगा? आपका नियतांक म्यू ले लिया, ठीक है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। अगर इसको हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, ये अपवर्तनांक है किसका? दूसरे माध्यम का। किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर हम प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगा दें, यानी यहाँ से एक हम दर्पण रख देते हैं, और ये दर्पण करता क्या है? ये जितने पा रहा है इस पर 90 डिग्री पर आपतित हो रहा है, और यानी जिस रास्ते से होकर आया ऐसे ये लौट जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ स्नेल का नियम अगर फिर से लगाएं, पुनः यहाँ प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाने पर आप कह दो प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत द्वारा, ठीक है, स्नेल के नियम का प्रयोग करने पर
क्या हो जाएगा, साइन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब ये प्रकाश इधर से जाएगा तो इस क्या हो जाएगा, इसका आपतन कोण R हो जाएगा और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपतन कोण आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपतन कोण R हो गया और अपवर्तन कोण क्या हो गया, I हो गया। ठीक है, आपतन कोण R हो गया और अपवर्तन कोण I हो गया। तो स्नेल का नियम तो वही कहता है कि साइन किसका, आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण। तो साइन आपतन कोण क्या हो जाएगा, R और साइन अपवर्तन कोण I बराबर क्या, अब इस माध्यम का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष हो गया। यानी ऐसी स्थिति में पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, क्या है ये आप लिख लीजिएगा, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या हो जाएगा, आप लिख दो समीकरण फर्स्ट का गुणा समीकरण सेकंड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे ये, यानी μ21 गुणे μ12 क्या है, साइन I बाई साइन R गुणे ये क्या है, साइन R बाई साइन I। ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन I साइन R कैंसिल, क्या हो जाएगा μ21 गुणे μ12 इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं μ21 बराबर, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर 1 बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे पहले माध्यम के सापेक्ष, इस तरह लिखो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। आप लिख लीजिएगा यहाँ पूरा, ये अपवर्तनांक लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी ये संबंध हमें क्या बताता है, ये संबंध हमें ये बताता है कि अगर इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये नोट कर लीजिए तब बताएं हैं इसको हम आगे। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम वायु ले लेते और इसको जल ले लेते तो हमसे कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता या दिया रहता कि जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ठीक है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बराबर 1 बटे वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिलोम हो गए, विलोम हो गए। ठीक है, यहाँ विपरीत हो गया। अगर हमें कहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष क्या होगा, तो हम इस फार्मूले को लगा के निकाल लेंगे। समझ में आएगी नहीं, जैसे कोई भी एक माध्यम, इसीलिए 1 और 2 करके यहाँ पे समझाया गया है।
आप किसी भी यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका जल दिया रहता है, यहाँ कांच दिया रहता है, तो आपको अगर दिया रहता है कि कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, ठीक है, दे रखा हो और आपसे पूछे कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष क्या होगा, तो आप सीधा उसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी 1/, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कुछ भी दे दे, 2 दे दे, ठीक है, वैसे होता नहीं है 2, और आपसे पूछ ले कि वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तुरंत फार्मूला लगाओगे कि आप जानते हो कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बराबर होता है 1/वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, रख दो, और इसकी वैल्यू नहीं पता है, यही पता करना है, 1/μAw करो, इसको इधर लेकर आओ और इसको नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, μAw = 1/2, यानी आ जाएगा 0.5, ठीक है, ये आ जाएगा। ये वैल्यू सही नहीं है, ठीक है, मैंने वैसे एग्जांपल ले लिया है, इसको आप सही मत मानिएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिए समझने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक से अधिक माध्यम दे रखा हो, तब क्या संबंध होता है, ठीक है, तो अपवर्तनांकों के बीच संबंध चल रहा है, उसी में ही अगर 2 माध्यम के बीच संबंध निकालना है, ये हो गया, इसकी मदद से आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। और आप मान लो यहाँ से एक से अधिक माध्यम दे दे, तब क्या करोगे, ठीक है, तब क्या संबंध निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको एक से अधिक माध्यम दे दे, मैं यहाँ पे माध्यम का नाम ले लेता हूँ, जैसे वायु ले लिया जाए, जल ले लिया जाए और कांच ले लिया जाए, एक से अधिक माध्यम हो गए, ठीक है, 3 माध्यम लिए हैं यहाँ पे, और भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो 3 माध्यम के लिए निकालेंगे वही सबके लिए निकल के आएगा। यहाँ पे हम 3 माध्यम लेते हैं, एक से अधिक, 2 से अधिक हो जाए, एक से अधिक तो था ही, 2 से अधिक हो जाए, ये हो गया आपका वायु, ये जल हो गया, और ये ले लिया कांच, ठीक है, और पुनः क्या आ गया, ये वायु आ गया, ये एक डब्बे में कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आपतित हुआ, तो इस जगह पर जब आपतित होगा, थोड़ा और टेढ़ा कर देते हैं प्रकाश को, इस तरह आया, तीर इधर रहेगा, ठीक, इस जगह पे आपतित हुआ, तो ये जाना चाहिए था इस रास्ते पर, लेकिन नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जा कहाँ से रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अविलंब की ओर झुक जाती है, थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक गई, यहाँ पर आ गई, ठीक। अब इस जगह पर अविलंब हमने ये क्या ड्रा कर दिया, अविलंब खींच दिया, और ये फिर से जाना चाहिए था, तो इसे इस रास्ते से, लेकिन नहीं गई, क्या हुई, फिर से अविलंब की ओर झुक गई थोड़ा सा, ठीक। अब फिर से हमने अविलंब खींच दिया इसका, अब ये फिर से सघन से, विरल से सघन में जा रहा है, नहीं, यहाँ सघन से विरल में जा रहा है, तो ये क्या होगी, अविलंब से दूर जाएगी, अविलंब से दूर जाएगी। ध्यान से देखिए, ये इसके पैरेलल इस तरह इसके समांतर ही निकलेगी, जो आपका वायु में था उस वायु के लाइन से समांतर ही आपका दिखेगा, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, अगर ये आई है, ठीक है, ये आई है, यानी यहाँ पे आपका आपतन कोण आई है, तो ये अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आर है तो ये भी आर होगा, क्यों आर होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, इधर देख लीजिए, और समांतर के नीचे ये अंदर क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रही हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये कोण बराबर होता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए, ये अगर आर डैश हो जाए, क्या मान लें इसको, आर डैश मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आर डैश वही कंडीशन जो इसका पड़ा है, अंतः एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आई है, ठीक,
तो जितना कोण यहाँ पर बनाई है उतना कोण यहाँ पर भी बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। ध्यान से देखिए, वायु माध्यम में जितने कोण पर आपतित हुई है ये निर्गत होते समय भी उतना कोण ही बनाएगा। ये आई हो गई। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर स्नेल का नियम हम वायु और जल पे लगाएं, ठीक है, इन दो माध्यमों पर स्नेल का नियम लगाएं, तो स्नेल के नियम से ध्यान से देखिए, वायु और जल में किस में लगाए हैं? पहला वायु तथा जल में लगाएं तो क्या हो जाएगा? साइन आई, यहाँ पे आपतन कोण ये है और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? साइन आर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? म्यू। ठीक, इसको मान लेते हैं 1 2 मान ले, ठीक रहेगा, नहीं तो AW मानना पड़ेगा। 1 2 3, ठीक है, ये माध्यम एक ही है 1, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक, अब स्नेल का नियम पुनः लगाते हैं और किस में लगाएंगे? जल और कांच में। किस में? जल तथा कांच में। फिर से स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ पर आपतन कोण इसका क्या हो जाएगा? आर, और अपवर्तन कोण आर डैश। ठीक है, साइन आर बटे साइन आर डैश बराबर, यहाँ पे अपवर्तनांक किसका पता चलेगा? कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। किसका? कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, यानी तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ध्यान से देखिए, अगर हम कांच और वायु को ले लें तो क्या हो जाएगा? कांच, तो कांच तथा वायु के बीच की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो गया? यहाँ पे अपवर्तन कोण आई है। ठीक है, और यहाँ पे आपतित कोण क्या हो जाएगा? आर डैश। ठीक, तो आपतित कोण आर डैश बटे अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? साइन आई। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? म्यू, पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? तीसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब करेंगे क्या? तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करा लें तो क्या हो जाएगा? पहला गुणे दूसरा गुणे तीसरा, यानी तीनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, साइन आई बाई साइन, एक मिनट, इसको इधर कर देते हैं, इस साइड को, राइट साइड को लेफ्ट साइड में कर देते हैं और लेफ्ट साइड को राइट साइड में कर देते हैं। क्या हो जाएगा? म्यू 2 1 मल्टीप्लाई बाई म्यू 3 2 मल्टीप्लाई बाई म्यू 1 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, साइन आई बाई साइन आर मल्टीप्लाई बाई साइन आर बाई साइन आर डैश मल्टीप्लाई बाई साइन आर डैश बाई साइन आई। ठीक है, सही है। ध्यान से देखिए, ये आई साइन आई आर डैश आर आर कट के क्या हो गया? 1, म्यू 2 1, और ये क्या हो जाएगा? म्यू 3 2, और ये हो जाएगा म्यू 1 3। ठीक है, और इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 2 से अधिक माध्यम को एक साथ लेते हैं तो होता क्या है कि उनका एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक का जो मल्टीप्लाई होता है, यानी जो गुणा होता है, वो 1 होता है। ध्यान से देखो, वायु का जल के सापेक्ष, ठीक है, मतलब जल के सापेक्ष वायु का, और एक मिनट उल्टा हो गया, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष और वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। एक सीरियल वाइज अगर इनका मल्टीप्लाई कराएं तो 1 आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये चीज़ रिजल्ट निकल के है। अब यहीं से आपको किसी एक का पूछ लिया जाए, मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ही पूछ ले, तो यानी ये कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कौन सा है? तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपेक्षा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सापेक्ष, इसको यहीं पर रहने दो, बाकी दोनों को नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई, ये 1 है, बाई क्या हो जाएगा?
μ2 1 इंटू μ1 3। ठीक है, किसी एक का, तीनों में से किसी एक का पता करना है तो आप उसको बाहर रखो, बाकी दो को नीचे लेकर जाओ। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हो। अगर यहाँ पे पूछ लेता, अब ये मैं यूज कर सकता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे 1 लिखे हो वहाँ पे ए लिख लेना। जैसे यहाँ अगर करना चाहो तो ए मतलब एयर, और W मतलब वाटर, और यहाँ पे कर देना आप जी, और यहाँ पे ये ग्लास हो जाएगा, और यहाँ पे एयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी करके लिख सकते हो। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कर दिया हूँ। ठीक, तो एक रिलेशन ये दोनों निकल के आए हैं। ठीक, एक ये संबंध इसका निकल के आया। ठीक, अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है अपवर्तनांकों। हाँ, इसके बाद आपका टॉपिक आएगा अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे, कहाँ गया कपड़ा, हाँ मिल गया। ठीक, तो ये आपका रिलेशन याद रहना चाहिए, ये सब न्यूमेरिकल में काम आता है। ये रिलेशन आपका न्यूमेरिकल में काम आता है। वैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं, जल्दी पूछ भी लेगा तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लेकिन कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। टीचर का मूड, ये सब आप 10th में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ पर देख लीजिए, भूल गए हैं। अपवर्तनांक का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता, हेडिंग बना लीजिए। अपवर्तनांक का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। प्रकाश की आवृत्ति जो होती है, प्रकाश की आवृत्ति बराबर, ठीक है, c/λ, यानी प्रकाश का चाल बटे उसका तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो अब यहाँ से चाल बराबर यानी वेग बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये एक संबंध होता है, एक क्लास 11th में आप पढ़े हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसी संबंध का हम यूज करेंगे। हमको अगर मान लीजिए कि प्रकाश का माध्यम देख लीजिए, एक माध्यम एक ये है। ठीक है, ये माध्यम फर्स्ट है, और ये है माध्यम, ठीक है, ये दूसरा है आपका। प्रकाश अगर इस माध्यम से इस माध्यम में आ रहा है, ठीक, तो प्रकाश की चाल, मान लीजिए इस माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, यानी पहले माध्यम में उसकी वेग v1 और दूसरे माध्यम में v2। ठीक है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर क्या हो जाएगा, v1/v2। क्या हो जाएगा, v1/v2। अगर हम चाल के रूप में लिखें तो, अब चूंकि v बराबर होता है न्यू लेमडा, ठीक है, v बराबर न्यू लेमडा, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा 1। ध्यान से देखिए, प्रकाश ही सेम ही तो प्रकाश है, जो प्रकाश इस माध्यम में था वही प्रकाश इस माध्यम में। फ़र्क ये है कि प्रकाश की स्पीड बदली है, लेकिन प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, हाँ, उसका तरंग दैर्घ्य बदलता है, तो तरंग दैर्घ्य बदल गया, लेकिन आवृत्ति मैंने न्यू रखा तो न्यू ही हो गया उसका। ठीक है, और v2 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा 2। ये भी देख लीजिए, आवृत्ति सेम है, तरंग दैर्घ्य बदल गया दूसरे माध्यम में। तो अब इसको अगर इस इक्वेशन में रखते हैं
तो इसका अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये न्यू लेमडा 1 बाई न्यू लेमडा 2, तो ये और ये कैंसिल, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, एक संबंध ये निकल के आ गया इसका। ठीक, तो इसका मतलब वही जैसे आप V1/V2 किए थे वैसे उसके तरंगदैर्घ्य का भी रेशियो यानी अनुपात जो आएगा वही उसका अपवर्तनांक बता देगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, इतना आ गया। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कुछ घटनाएं जो होती हैं, ठीक है, वो घटनाएं क्यों घटित होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना हुआ, ठीक है, सूर्य का समय से पहले उगना यानी कुछ समय पहले उगना और कुछ समय बाद अस्त होना। ठीक है, ये जो घटनाएं होती हैं ये घटनाएं अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, और क्यों अपवर्तन के कारण होता है ये भी बता देते हैं। ध्यान से देखिए, तारों का जो टिमटिमाना होता है, पहला जो तारे टिमटिमाते हैं इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है यानी वायुमंडल होता है उसमें हवाओं के जो वायु के क्या होते हैं, कई परत होते हैं। तो हवाएं क्या होती हैं, गतिमान होती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, तो हवाओं के चलने से ये परत भी एक इधर उधर होते रहते हैं, यानी इनका घनत्व बदलता रहता है और इनका घनत्व बदलने से के कारण क्या होता है, इनका ताप भी चेंज होता रहता है समय समय से। तो इसका ताप चेंज होता रहता है, घनत्व बदलता रहता है। इसके कारण क्या होता है, कभी सघन कभी विरल, कभी सघन कभी विरल, ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो तारों से प्रकाश की किरणें आती हैं, मान लीजिए ये स्टार है, ये आपका स्टार है, ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही थी, ये वायुमंडल है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें इधर आ रही थी, आप यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और उसके आँख पर ये किरणें पड़ रही थी। ठीक, अब हवाओं के कारण ये क्या हो गई, परतें बदल गई। ठीक है, परतें क्या हो गई, चेंज हो गई और परतों का घनत्व बदल गया। जब परतें चेंज हुई, इधर उधर हुई, तो परतों का घनत्व चेंज हो गया। तो ये फोकस जो हमारे आँखों पर आ रहा था, इसका प्रतिबिंब हमारे आँखों पर बन रहा था, वो थोड़ा सा इधर उधर हट जाएगा। ठीक है, वो भी थोड़ा सा इधर उधर हट जाएगा। तो हटने के बाद फिर से इस पर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हट जाएगा, थोड़ा उसमें क्या हो जाएगी, जगह अपना चेंज कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे हमारी ये प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेंगी तो हमें चमकता हुआ नज़र आएगा, लेकिन जब आंखों से हट जाएंगी तो बंद हो जाएगा, फिर आंखों पड़ेगी चमकता। तो इसी को हम टिमटिमाना कहते हैं। तो तारों का एक्चुअली तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये एटमॉस्फेरिक के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यानी अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें ऐसा महसूस होता है कि तारे क्या कर रही हैं, टिमटिमा रही हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, ऐसा इसलिए। अब फिर से देख लीजिए एक बार, ये जो वायुमंडल की परतें हैं, वायु के चलने के कारण ये परतों का घनत्व क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, अब घनत्व बदलने का मतलब कभी कहीं सघन हो गया तो कहीं विरल हो गया, तो कहीं दूसरे जगह सघन आ गया तो कहीं विरल। अब वो जगह चेंज कर ली, इधर उधर हो गई, कोई भी किसी भी कारण, हवाओं के चलने के कारण ऐसा ये चेंज हो जाते हैं। और चेंज होने के कारण इनका जो फोकस आँख पे हमारे पड़ते हैं, यानी ये प्रकाश की किरणें हमारे आँखों पर आने चाहिए, तो ये भी इधर उधर फोकस बदल जाता है, यानी ये तब हमें टिमटिमाना नज़र आता है। समझ में आया कि नहीं, ब्राइटनेस हमारे आँखों पर कभी ज़्यादा पड़ता है तो कभी कम हो जाता है, डिम हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या नज़र आते हैं, हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ठीक, तो तारों का टिमटिमाना समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सूर्य का समय से पहले दिखाई दे जाना यानी उगना, हमें लगता है जैसे 2 मिनट पहले सूर्य उग जाता है। ठीक है, हमें महसूस होता है, और 2 मिनट बाद जाके अस्त होता है, यानी अस्त होने के बाद भी 2 मिनट हमें दिखाई देता है, और सूर्य उगने से पहले 2 मिनट हमें दिखाई देता है। देखिए ये ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए अर्थ है यानी पृथ्वी है, यहाँ ऑब्जर्वर कोई है, ये ऑब्जर्वर कोई है। ठीक है, कोई यहाँ से देखना चाह रहा है, तो होता क्या, ये क्षैतिज हो गया आपका। ठीक, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज तल से नीचे सूर्य है, ये सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है। अब ध्यान से देखिए, ये वायु की परत है, ये वायु की परत है यानी एटमॉस्फेयर हमारा है। सूर्य का प्रकाश अभी क्षैतिज के नीचे हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सूर्योदय नहीं हुआ, लेकिन होता क्या है,
जब यहाँ से प्रकाश इसमें एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, जाने की कोशिश करती है, तो ये एयर का जो परत है, ये वाला परत अपने ऊपर वाले परत की अपेक्षा सघन है, और ये वाला परत अपने ऊपर वाले परत की अपेक्षा सघन है, और ये वाला परत अपने ऊपर वाले परत की अपेक्षा सघन है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ये सघन ये विरल इसके अपेक्षा, ये सघन इसके अपेक्षा ये विरल हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति बनती रहती है। ध्यान से देखिए होता क्या है कि जब ये प्रकाश इससे यानी सघन से विरल में जाने की कोशिश करेगा, तो सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो इस जगह मान लो एंट्री किया तो ये इसका अभिलंब हो गया, तो अभिलंब से इधर जाने के बाद सीधे जाने की वजह ऐसे दूर हट जाएगा, तो अभिलंब से दूर हटा, ये हट गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए फिर से ये ऐसे जाने की वजह क्या करेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। क्यों? क्योंकि ये सघन है, ये विरल है, तो सघन से विरल में जा रहा है, फिर से अभिलंब से दूर हटेगा। अब फिर से ऐसे मान के चलिए यहाँ से जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हट के यहाँ पे ऐसे मुड़ता 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 ये क्या हो जाता है, हमारे आंखों में पड़ेगा। अब हम क्या, जब इसको देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे। ठीक है, हमें इसको तो दिखाई देगा, तो हमें जो दिखाई देगा वो सीधा नज़र आएगा ना, हमें लगेगा, हमारे आंखों को लगेगा कि ये जो किरणें आई हैं कहीं सीधे से आई है, कहीं सीधे, कहीं सूर्य आ गए हैं तभी हमारे आंखों में आए, तो हमारे लिए ये सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और ये कैसा प्रतिबिंब है, ध्यान से देखिए, इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ये सूर्य का प्रतिबिंब बन गया। तो सूर्य तो अभी क्षैतिज के नीचे है, लेकिन हमें दिखाई देने लगा ऊपर, तो इसका मतलब सूर्योदय हुआ नहीं, लेकिन सूर्योदय से पहले हमें सूर्य का दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब नज़र आता है 2 मिनट पहले। ठीक है, अब यही स्थिति सूर्यास्त में भी होता है। ये सूर्योदय की बात हुई, जो सूर्योदय में क्या होता है, सूर्य यहाँ पे रहता है, सूर्यास्त में भी सूर्य यहाँ आ जाता है, तब तक उसका प्रतिबिंब हमें नज़र आता है। बात समझ में आया नहीं? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्य हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो सूर्यास्त के समय, और देखिए सूर्यास्त के समय सूर्य नीचे आ गया है, तब यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे मुड़ते मुड़ते यहाँ पर जाएंगी, हमारे आंखों में पड़ेंगी, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे सूर्योदय में अभी यहाँ पर है, अभी निकला नहीं, ऊपर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जैसे पहुँचा तैसे ही हमारे आंखों में प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बन गया। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, यही अपवर्तन से, तो इसलिए इसको बता दिया। ठीक, तो अगले लेक्चर में आपका जो रहेगा वो रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास 12th की पूरी फिजिक्स का लेक्चर आपको मिल जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, टाइम टू टाइम इस पर अपलोड होता रहेगा, और कोशिश करूंगा कि रोज़ एक वीडियो इसका अपलोड करूं। ठीक है, जल्दी मैं इस सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।